जहाँ डाल डाल पर सोने की। जय हिंद जय भारत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्रहार GS, PRAHAR स्पेलिंग है, PRAHAR, उसके बाद GS लिखिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अब आगे बढ़ाते हैं। दरअसल इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र शुरू किए थे। उसके बाद हमने बताया था अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए थे। ठीक, अब क्या है कि हमारा मामला यहाँ फंस गया कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था तो हम पढ़ लिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार तो पढ़ लिए, लेकिन क्या है कि यह अर्थव्यवस्था का निर्माण होता कैसे है। तो अर्थव्यवस्था का जो निर्माण होता है वह किसी न किसी सेक्टर से, किसी न किसी क्षेत्र से होता है। तो उसी क्षेत्र को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं। जब आप लास्ट तक पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र। इस तरह से पहले तीनों क्षेत्र का नाम याद कीजिए कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब क्या होगा कि समझने का प्रयास कीजिए बारीकी से कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। दरअसल प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त किया जाता है, कच्चा माल के तौर पर। अब इस कच्चा माल को जब हम प्राप्त करेंगे तो इससे किसी न किसी चीज़ का निर्माण होगा। मानकर चलिए कि कोई कच्चा माल कपास इस कृषि उत्पाद से प्राप्त होगा। अब कपास से हम लोग क्या करेंगे, सूती वस्त्र बनाएंगे। तो जो पहला हमारा रॉ मटेरियल था यानी कच्चा माल, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। इससे जो नई वस्तु बनी वो द्वितीयक क्षेत्र हो गई। अब क्या है कि तृतीयक क्षेत्र किसको कहेंगे, तो तृतीयक क्षेत्र इन दोनों में काम करने वाले लोग जो सेवा दे रहे हैं उसको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। एकदम पूरा बारीकी से समझिए। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जहाँ से कच्चा माल प्राप्त करेंगे उसको कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद मान लीजिए कि कच्चा माल हो गया कपास। अब इस कपास से कुछ वस्तु का प्रोडक्शन होगा और जब मान लीजिए सूती कपड़ा बनेगा, तो जब इस कच्चा माल से कुछ बनेगा तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे और इसमें काम करने वाले जो लोग होंगे वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ रहे हैं। अब इन्हीं तीनों क्षेत्रों से क्या होता है कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था ग्रो करता है। अर्थव्यवस्था इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, ये जितना हैवी होगा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, जितना हैवी होगा उस देश का अर्थव्यवस्था उतना डेवलप करेगा। आप एकदम बारीकी से समझिए। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या है कि अगर हिस्ट्री पढ़ते तो सीधा सीधा लिखवा देते और कुछ से कुछ बोल देते, आप लोग रट्टा लगाते, आपका काम हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वैसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में सीधा सीधा रटने से मसला सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन नहीं बनता। इकोनॉमिक्स में समझना पड़ता है, माइंड को चलाना पड़ता है। आइए अब क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र को हम बारीकी से समझें। यहाँ पर हमने प्राथमिक क्षेत्र लिखा, फिर इसका डिटेल बता दिया, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इस प्रकार से जब आप पूरे क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जान जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएंगे, यानी कि इसका क्या इतिहास रहा है भारत में। उसको पढ़ने के बाद, एकदम बारीकी से पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देश के आज़ादी के बाद सबसे पहले योजना आयोग बना, तो योजना आयोग के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद योजना आयोग ने क्या क्या प्लान बनाया, यानी कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण की, और फिर उस पंचवर्षीय योजना में किस तरह से काम हुआ, और इन्हीं कामों के वजह से क्या हुआ कि हमारा जो इकॉनमी है वो ग्रोथ किया। तो इन सब चीज़ों को हम एकदम सीरीज में पढ़ेंगे। पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में आइए देखते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। हम आपको बता ही चुके हैं कि इस क्षेत्र में क्या करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त करते हैं। उसी बात को हम यहाँ लिखे, वैसा क्षेत्र जहाँ से प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि उत्पाद, हम अभी तुरंत बताएं कि कृषि उत्पाद में क्या होता है कि कपास उगता है, कपास कच्चा माल हो गया। इससे क्या करेंगे, हम सूती वस्त्र बनाएंगे, यही करेंगे ना, कपास का यही काम है, सूती वस्त्र बनाएंगे। तो ये जो कच्चा माल है ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, और सूती वस्त्र हो गया ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। अब इन दोनों में काम करने वाले लोग जो सेवा दे रहे हैं
वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है कि आप अपना पहले समझ विकसित कीजिए। समझ इकोनॉमिक्स में जितना अच्छा आप समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन उतना ज़्यादा बनेगा, आपका नंबर इंक्रीज करेगा और रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। तो आइए, प्राथमिक क्षेत्र को आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसी में क्या है कि पहला एग्जाम्पल बताए कृषि उत्पाद, फिर वानिकी। वानिकी का मतलब होता है कि वन से प्राप्त किया गया कच्चा माल। मान कर चलिए कि वन से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक, लकड़ी। अब कहेंगे लकड़ी कच्चा माल है, तो फिर इसका यूज क्या है, इससे हम लोग फर्नीचर बनाएंगे। लकड़ी कच्चा माल है, इससे जो फर्नीचर बना, लकड़ी बनाए कच्चा माल है, इससे फर्नीचर के तौर पर टेबल कुर्सी जो भी बनाते हैं, तो वो द्वितीयक वस्तु हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। ये प्राथमिक क्षेत्र और ये द्वितीयक क्षेत्र। इसके अलावा इन दोनों में काम करने वाले लोग जो सेवा दे रहे हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। एकदम 1 बाय 1 डिटेल में समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि रट्टा ही लगाइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, हम सिर्फ आपके कॉपी का शोभा बढ़ाने के लिए इसको लिख दिए, लेकिन आप समझेंगे जो हम बोले हैं उसी तरह समझिए। द्वितीयक क्षेत्र देखिए, वैसा क्षेत्र जहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल की तरह प्रयोग कर द्वितीयक वस्तु या पक्का माल तैयार किया जाता है, जैसे रेडीमेड कपड़ा, फर्नीचर, विनिर्माण, ये सब क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। हमने आपको अभी बताया, फिर से एक बार समझिए कि मान लीजिए कि कच्चा माल हम कहीं से प्राप्त करते हैं कच्चा माल के तौर पर। अब मान लीजिए कच्चा माल के तौर पर कपास प्राप्त करेंगे, तो इससे क्या बनाएंगे, रेडीमेड कपड़ा। रेडीमेड, तो ये कच्चा माल हो गया प्राथमिक क्षेत्र और रेडीमेड कपड़ा हो गया द्वितीयक क्षेत्र। इनमें इसमें काम करने वाले लोग हो गए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और इन्हीं तीनों के मिलाकर किसी भी देश का अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो करता है। तो अब आइए, द्वितीयक क्षेत्र आप समझ गए होंगे। अब तृतीयक क्षेत्र पर आइए, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, इसमें आता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या करती है, हम लोगों को सेवा देती है, सेवा मुहैया कराती है बैंकिंग, बीमा, परिवहन के कई प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायुयान परिवहन। तो वही परिवहन हो गया जो लोगों को सुविधा प्रदान करती है, तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। शिक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से आप तीनों क्षेत्रों को समझ गए होंगे। हमने क्या पढ़ाया, इसका ग्राफ देखिए। पहले हमने इकोनॉमिक्स से शुरू किया, इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन करते हैं, यही करते हैं ना, धन का अध्ययन करते हैं। धन का अध्ययन, अब किस धन का अध्ययन करेंगे, तो इसको समझने के लिए इसमें किसी न किसी देश का नाम जुड़ेगा। जब नाम जुड़ेगा तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ाए, बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित, खुला और बंद अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमने क्या किया कि अब इस अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होगा, तो किसी न किसी क्षेत्र से होगा। तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। एकदम पूरा हम लोग सीरीज में बढ़ रहे हैं। इसी तरह आप भी पढ़िए, याद करने में आसानी होगा। उसके बाद हमने तीनों सीरीज का डिटेल करवा दिया। अब डिटेल के बाद क्या है कि अब थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे कि क्या इतिहास में हमारे भारतीय इकोनॉमी का क्या कंडीशन रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो महान हस्ती का नाम आएगा उनका डिटेल कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम लोग थ्योरी पे आएंगे, थ्योरी अपने आप समझ में आएगा। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की चर्चा करेंगे। क्या है कि इससे पहले जो हम आपको बताए थे वो बताए थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहले आप पूरा ग्राफ को समझिए। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं। तो इसको हमने रिलेट किया था अर्थव्यवस्था के साथ। आप अर्थशास्त्र को ये समझिए कि इसका मतलब होता है धन का अध्ययन करना। लेकिन कौन से धन का अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए इसके साथ किसी ना किसी देश का नाम जुड़ेगा। तो हमने इंडिया का नाम जोड़ा, इंडियन इकोनॉमी। अब क्या है कि जब इसके साथ किसी देश का नाम जुड़ेगा तो यही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में, किसी देश को समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। यानी कि उस देश में अर्थ यानी कि धन की किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए थे। इसके बाद हमने क्या किया, पूरा सीरीज में बताया। अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बाद बंद अर्थव्यवस्था और फिर खुला अर्थव्यवस्था। और इसके बाद हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हालांकि आप सोचेंगे कि क्षेत्र क्या होता है, तो जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होता होगा।
तो दरअसल मसला क्या है कि अर्थव्यवस्था का जो निर्माण होता है वो इसी क्षेत्र से होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हमने बताया द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इन क्षेत्र के बाद हम अर्थव्यवस्था का जो है इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास पर चर्चा करेंगे कि इतिहास में ये भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका क्या कंडीशन रहा है, तो उसी चीज़ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे या फिर अर्थव्यवस्था जब पढ़ते हैं तो किसी देश का हम सबसे पहले क्या पता लगाते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब कहेंगे ये नेशनल इनकम क्या होता है कि किसी देश में क्या हो कि उसके टोटल इनकम कितना है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो वही सबसे पहले नेशनल इनकम की चर्चा करेंगे जो कि हमारे अर्थव्यवस्था का एक अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा कि ये राष्ट्रीय आय कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसे है। तो उसी इतिहास में हम लोग आएंगे और बात करेंगे। दरअसल मसला क्या है कि राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले अनुमान ब्रिटिश काल में यानी कि अंग्रेज़ों के समय में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1866-67 में। आप दादा भाई नौरोजी का नाम कई बार सुने होंगे, ये एक महान हस्ती हैं, इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है और भारतीय इकोनॉमिक्स में तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। डेट याद रखिएगा 1866-67 में। इनकी पुस्तक का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया बुक, इनकी पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या हुआ कि इसी पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की चर्चा की। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, 20 रुपया। अब क्या है कि आप समझिए प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। मानकर चलिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं उसकी टोटल जनसंख्या जो है 40 है, ठीक, और यहाँ का इनकम कितना है 400 रुपया। पॉपुलेशन 40 है, 40 लोग रहते हैं, इनकम 400 रुपया। तो क्या है कि इस 400 रुपया को इन लोगों में हम बराबर डिवाइड करेंगे तो 40 से इसको भाग देंगे। तो जब 40 से भाग दीजिएगा तो सभी लोगों का कितना हिस्सा होगा, 10 रुपया। इसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अपने देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया है। इसी को यहीं से समझिए, ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भारतीय इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का जो है वो हिस्ट्री, इतिहास रहा है। इनके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया। अब क्या है कि दादा भाई नौरोजी का जब नाम आता है तो इनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हमने क्या किया कि एक तरह सजाने का प्रयास किया है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को आप टॉपिक में लेंगे, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वैसे टॉपिक को जानना जरूरी है जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्हों भारत का बायोवृद्ध पुरुष, हिंदी में कहते हैं बायोवृद्ध पुरुष, भारत का बायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इसी पॉइंट को हमने यहाँ नोट किया। एकदम बारीकी से समझिए, जब किसी महान हस्ती का नाम हमें मिल जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हुए फिर हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम में दादा भाई नौरोजी का नाम मिला। इनके बारे में पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का बायोवृद्ध पुरुष। दूसरा पॉइंट, इन्हें होप ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आशा कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को होप ऑफ इंडिया, भारत की आशा, एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए। यही प्रश्न क्या करता है कि आपको नंबर इंक्रीज करने में मदद करता है और यहीं पर स्टूडेंट क्या करते हैं, छक जाते हैं। स्टूडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब तो पढ़ लेंगे, ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे महान हस्ती हैं जिनका नाम आपको सुनने को मिलेगा लेकिन उनके बारे में आप डिटेल नहीं जानते हैं। और डिटेल नहीं जानिएगा तो इससे क्या होगा कि आपका अधिकतर प्रश्न छूट जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या है कि इन हस्ती के बारे में भी थोड़ा डिटेल याद कीजिए। इन्हें होप ऑफ इंडिया कहा जाता है। किनको, दादा भाई नौरोजी को। होप ऑफ इंडिया से आप याद रखेंगे, इनको भारत की आशा कहते हैं। उसके बाद ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में चुने गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से आप याद करेंगे कि ब्रिटिश संसद में सदस्य के तौर पर चुने गए थे,
लिबरल पार्टी से 1892 में लिबरल पार्टी से ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के तौर पर चुने गए थे, पहले भारतीय थे। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि वो पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के तौर पर चुने गए थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के तौर पर चुने गए थे लिबरल पार्टी से 1892 में। एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए। इसके बाद क्या है कि इन्होंने लंदन में ही 2 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एक है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दूसरा लंदन इंडियन एसोसिएशन। हमने यहाँ पूरा पॉइंट नोट कर दिया है। पहला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दूसरा लंदन इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद इन्होंने 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया कोलकाता में कांग्रेस के मंच से, जब यह कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। पूछा जाएगा आपसे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद अब क्या है कि नीचे 2 पॉइंट देख रहे हैं, इसको समझने के लिए आप फिर से एक बार रिटर्न आइए। हम लोग क्या कर रहे थे कि देश के इकोनॉमिक्स का इतिहास देख रहे थे, यानी कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का इतिहास देख रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास। इसमें हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम नेशनल इनकम पर चर्चा करेंगे। तो नेशनल इनकम पर जब चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। हमने इनका डिटेल किया। अब इनके बाद फिर से नेशनल इनकम पर आइए। तो नेशनल इनकम के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक आंकड़ा जो था, ठीक, वैज्ञानिक आंकड़ा वो V.K.R.V. राव के द्वारा दिया गया। V.K.R.V. राव के द्वारा आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़ा किसने दिया? तो वो V.K.R.V. राव के द्वारा दिया गया था। इसी पॉइंट को हमने यहाँ पर नोट किया है। राष्ट्रीय आय से संबंधित सबसे पहले वैज्ञानिक आंकड़ा V.K.R.V. राव ने दिया देश की आज़ादी के बाद। उसके बाद इस पॉइंट के बाद अब आइए, देश के आज़ादी के बाद 1949 में, देश की आज़ादी के बाद 1949 में क्या किया कि P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे P.C. महालनोबिस और अन्य सदस्य के तौर पर D.R. गाडगिल और V.K.R.V. राव थे। इसी पॉइंट को हमने यहाँ नोट कर दिया है। देश की आज़ादी के बाद 1949 में P.C. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष P.C. महालनोबिस और अन्य सदस्य के तौर पर V.K.R.V. राव, दूसरा है D.R. गाडगिल। इस तरह से क्या है कि आप पूरा पॉइंट जो है याद कीजिए। अब क्या होगा, अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? तो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा P.C. महालनोबिस का। आप बहुत बार P.C. महालनोबिस का नाम सुने होंगे। इनको सांख्यिकी का पिता कहते हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम P.C. महालनोबिस को टॉपिक में ले लेंगे और इनका भी डिटेल कर लेंगे और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े तो हमेशा याद रखें कि अगर किसी महान हस्ती का नाम आता है तो उनका डिटेल कर ले, ताकि आगे चलकर अगर किसी भी तरह के बेसिक में उनसे कुछ चीज़ें पूछे जाते हैं तो उनका जवाब हम सही रूप से दे सकें। इसलिए महान हस्ती का नाम जो है उनका डिटेल करना ज़रूरी हो जाता है। आइए हम क्या करते हैं, P.C. महालनोबिस पर चर्चा करते हैं। P.C. महालनोबिस की बात करेंगे। इससे पहले आप देखे होंगे कि हमने आपको बताया कि देश के आज़ादी के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। पूरा बारीकी से समझिए। इससे पहले हम आपको पॉइंट में लिखवा चुके हैं कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो P.C. महालनोबिस थे, P.C. महालनोबिस, और इनके साथ 2 अन्य सदस्य थे V.K.R.V. राव और D.R. गाडगिल। इस तरह से क्या हुआ कि P.C. महालनोबिस का जब नाम आ जाता है तो P.C. महालनोबिस एक महान हस्ती है और इनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको हम यहीं पर डिटेल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो है थोड़ा बहुत इतिहास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रश्न छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपको P.C. महालनोबिस कहीं पर स्पेशली पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में ही जब इनका नाम आ ही गया है तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंडियन इकोनॉमी को शुरू करेंगे। देश की आज़ादी के बाद तक तो हम पहुँच ही गए। उसके बाद क्या हुआ कि पहले योजना आयोग का निर्माण हो गया। योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो पहले योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पंचवर्षीय योजना हमें टॉपिक देगी। मानकर चलिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया, तो हम लोग कृषि का डिटेल कर लेंगे। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आएंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया।
तो फिर हम उद्योग को टॉपिक में लेंगे, इसका डिटेल कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा इकोनॉमिक्स जो है ख़त्म करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका सीरीज बना रहेगा और क्या होगा, याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए पीसी महालनोबिस का डिटेल कर लेते हैं। पीसी महालनोबिस जो है इनको सांख्यिकी का पिता कहा जाता है और इनके जन्म दिवस 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस, और इस दिन पीसी महालनोबिस का जो है वो जन्म दिवस है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आइए, भारत में पंचवर्षीय योजना को लाने का श्रेय पीसी महालनोबिस को जाता है। पंचवर्षीय योजना आप आगे पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना 5 साल का एक प्लान हुआ करता था, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिए कि भारत में पंचवर्षीय योजना को लाने का श्रेय पीसी महालनोबिस को जाता है और इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, इसके बाद इन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, पीसी महालनोबिस ने। अभी तक हम जो पढ़ें उसका एक बार रिकॉल कीजिए। शुरू से हमने इकोनॉमिक्स शुरू किया। इकोनॉमिक्स, इसमें क्या किया हमने आपको बताया, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन करना। ठीक, धन का अध्ययन करना। उसके बाद हमने क्या बताया कि जब हम धन का अध्ययन करते हैं तो किसी ना किसी देश के धन का अध्ययन करेंगे। जब देश का नाम जुड़ेगा तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था पढ़ा, उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ा। जब ये सारा टॉपिक पढ़ लिए तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा कैसे। तो वो अर्थव्यवस्था का निर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से होगा। ये 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, अभी हम देख चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं क्षेत्रों को पढ़ने के क्रम में इसके बाद का जो टॉपिक आया, हम उसके बाद का टॉपिक आया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। उस इतिहास में जब गए तो तब हमको दादा भाई नौरोजी और पीसी महालनोबिस मिले, तो हमने इन दोनों का भी डिटेल कर लिया। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा, देश के आज़ादी के बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया गया, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योजना आयोग बना, तो योजना आयोग को पढ़ेंगे, फिर इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक, सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, अनाउंसमेंट अभी नहीं आया, लेकिन कुछ अगस्त के लास्ट सप्ताह तक इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसके बाद 67वीं बीपीएससी आ ही रही है, तो इसमें एक क्या होगा कि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है, 5 से 7, कभी कभी 8 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि पूरी तरह से अगर क्लियर होगा तो हमारा रिजल्ट जो है अपने आप बनेगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।